नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज महारा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम है 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एयरफोर्स के एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के एग्ज़ाम इनटेक जो 2021 है, दैट इज़ महाराणा प्रताप इज़ वन ऑफ द माइटीएस्ट किंग ऑफ द राजस्थान। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो आज आपके पास में लमसम 5 कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये 5 कॉन्सेप्ट जो है एग्ज़ाम की हर एक शिफ्ट में डेफिनेटली आने वाले हैं। डेफिनेटली इन पे क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत मिक्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले फटाफट से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे एरर पार्ट आपको फाइंड करना है। तो एरर आपको मिलेगा वन ऑफ द माइटीएस्ट किंग्स। दोस्तों, एक फिक्स सा रूल है दैट वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। और प्रोनाउन अपन को पता है कि अज है, देम है, यू है, यही आएंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन की बात नहीं करते हैं अपन, बात करें किसकी करते हैं, नाउन की। तो जब कभी भी वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है, सॉरी एक बार माफ़ कीजिएगा, वन ऑफ के बाद में हमारे पास में जो नाउन आता है, प्रोनाउन को बता दिया मैंने, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वन ऑफ द माइटीएस्ट किंग्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक और एडिशनल रूल बता देता हूँ कि ये तो आपको पता चल गया कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर ये चीज़ हमारी जो है, लेकिन ये चीज़ हमारी जो है सब्जेक्ट रहेगी, जब कभी ये हमारी सब्जेक्ट होगी, तो सब्जेक्ट होगी तब इसके अकॉर्डिंग, इस फ्रेज के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आएगी दैट इज़ सिंगुलर। तो वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप दूसरे जब देखोगे तो आपको यहाँ पता चल गया वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इस वन ऑफ वाले फ्रेज को मैंने सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो आप देखोगे वन ऑफ द प्रिजनर, तो इस फेज में क्या गलत है, वन ऑफ द प्रिजनर्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है। तो वन ऑफ द प्रिजनर्स, और ये वॉज बिल्कुल सही है कि ये फ्रेज जब हमारे पास में सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो वन ऑफ का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और अगर ये पूरा का वन ऑफ वाला फ्रेज जो है हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वर्ब जो आएगी दैट इज़ सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ देख लिया होगा। तो अब लास्ट इस पे और मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। वन ऑफ द मिलिटेंट वॉज शूटेड। मिलिटेंट का मतलब दोस्तों आक्रमण करने वाला होता है, हमलावर होता है। तो वन ऑफ द मिलिटेंट्स, तो ये सारे के सारे नाउन बेस्ड पे थे, तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। ठीक है, बट वर्ब आप देख रहे होगे तो इट इज़ सिंगुलर। जब बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, फिर से आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया, और अगेन आपके पास में बहुत ईजी है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू इज़ दैट यू आर नॉट सिंसियर, कि तुम्हारे साथ में बहुत सारी समस्या, उनमें से एक क्या है कि तुम सिंसियर नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ गया दोस्तों। ये भी नाउन के बेसिस पे है कि आपको पता होना चाहिए कि देर आर सम अनकाउंटेबल फर्नीचर, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है इनका प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं बना सकते हैं। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन किसका बना सकते हैं हम लोग, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। ठीक है दोस्तों, तो फर्नीचर इज़ वन ऑफ दैम, फर्नीचर भी उन्हीं नाउन में से है। तो फर्नीचर उन्हीं नाउन में से है, तो करेक्ट क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ना कि फर्नीचर्स। ठीक है दोस्तों, फर्नीचर बिल्कुल सही है, और इसका एस लगा के प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो पूरा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो इसका। ये जो नाउन है ये हमारे पास में अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है कहने का मतलब दोस्तों, मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है कहने का मतलब, तो एक चीज़ मैंने आपको बोल दी, इनका प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं बनेगा। और दूसरी बात है कि इनके साथ में ए और एन का भी यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनका नाउन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। और ये कैसा है,
अनकाउंटेबल है। ठीक है दोस्तों, तो उनमें से फर्नीचर है, अभी अपन ने देख लिया। इक्विपमेंट, कभी इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, एविडेंसेस नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा। ये पहली जो दो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो सारे ही नाउन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं हम, मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया था कि ऑल के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। तो हम लोगों को इसका नेचर पता है, ये अनकाउंटेबल है तो ये एस नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट इसी जैसा क्वेश्चन है, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर, हाल ही में मैंने सिंगापुर विजिट किया एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेक टेकिंग, और मैंने पाया कि वहाँ की जो सीनरी है वो बहुत ही ब्रीथ टेकिंग है। ब्रीथ टेकिंग मतलब बहुत प्लीजेंट है। तो सीनरीज नहीं होता है दोस्तों, सीनरी होता है SCENERY, और इसका वाई हटा के IES प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोड फाउंड दैट ऑल द एविडेंस, तो जिस तरह प्रकार से ऑल द के बाद में प्लूरल नहीं आएगा तो अनकाउंटेबल आएगा। तो ये एविडेंस का नेचर अपन को पता है कि ऑल द एविडेंसेस नहीं होगा, इट शुड बी ऑल द एविडेंस। ठीक है, और ऑल द एविडेंस ये जो फ्रेज आएगा तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी, ये भी ध्यान रखना है। जैसे वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, तो ऑल ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, उस कंडीशन में प्लूरल आएगी। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि ऑल के बाद में या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके बाद में एस नहीं लगाना है, और ये चीज़ हमारी सब्जेक्ट बनती है तो हमको सिंगुलर वर्ब यूज लेनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्टर सजेस्टेड मी मेजर एडवाइस, तो दोस्तों अभी देखा अपन ने एडवाइस ये है, तो ये देखो एडवाइस है, तो एडवाइस का प्लूरल तो नहीं बनाया, लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल यूज़ किया है, मैंने अभी बताया था कि ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे अनकाउंटेबल के साथ में, क्योंकि इनका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। और जब मुझे पता है एडवाइस अनकाउंटेबल है तो मैं और मेजर एडवाइस नहीं बोलूँगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता तो मैं एन इम्पॉर्टेंट एडवाइस नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि एडवाइस जो है वो दैट इज़ अनकाउंटेबल, और ये हमारे साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किए जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस कॉन्सेप्ट में बताया कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, दो चीज़ आपको याद रखनी है। अनकाउंट इन नाउन को याद करना है पहली बात तो, और ध्यान रखना है कि इनका प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं बनेगा, SIES नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि इनसे पहले ए और एन का यूज़ भी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इस चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हम लोग बात करेंगे, यहाँ तीनों जो सेंटेंस दे रखे हैं वो कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं, और जिस क्लॉज में इफ़ है उस क्लॉज में हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल, और जो दूसरा क्लॉज है, जो सेकंड क्लॉज है जो कॉमा के बाद में आता है, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इफ़ वाले क्लॉज में ये विल हेल्प है, ये भी विल हेल्प है, तो दोनों फ्यूचर सिंपल है। अब दोस्तों ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको प्रेजेंट सिंपल कर दे, इसको प्रेजेंट सिंपल कर दे, और इसको फ्यूचर सिंपल कर दे, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। हमको इसी को फ्यूचर सिंपल लिखना है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई है, मैंने अभी आपको बताया है कि इफ़ के साथ वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो इफ़ कौन से क्लॉज में है दोस्तों, इफ़ इस क्लॉज में है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा तो इसको विल हटा देंगे और ये हमारा फ्यूचर सिंपल में रह जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इफ़ के साथ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल लिखेंगे और बाद वाले क्लॉज में फ्यूचर सिंपल, तो ये और क्लियर हो जाएगा आपका दूसरे एग्जाम्पल से, कि जैसे सर ने बताया था इफ़, अब इफ़ आ रहा है तो इफ़ वाला क्लॉज कौन सा है, इफ़ वाला क्लॉज ये है। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस में आप ऐसा भी बोल सकते हो, पहले इसको बोल दो और फिर आप इसको बोल दो, तो इफ़ वाला क्लॉज तो यही रहा। तो इफ़ क्लॉज से स्टार्ट होने वाले में प्रेजेंट सिंपल होगा, और प्रेजेंट सिंपल होगा तो इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल यू विल बी फेल्ड। ठीक है दोस्तों, अब ये यू विल फेल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो प्रेजेंट सिंपल का, सॉरी फ्यूचर सिंपल का पैसिव क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी फेल्ड। ठीक है दोस्तों,
ये हमारे पास में फ्यूचर सिंपल था और फ्यूचर सिंपल का पैसिव बना दिया। ठीक है, ये एरर था, आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस टाइप से इफ़ होता है तो एक कंजंक्शन ऐसा भी होता है इफ़ नॉट। ठीक है दोस्तों, अब इफ़ नॉट का क्या मतलब होता है, ये अनलेस जब आता है तो इफ़ नॉट होता है। तो इफ़ नॉट होता है तो कंडीशन वही फॉलो होगी कि इफ़ या इफ़ नॉट वाले में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल, और जो दूसरा जो क्लॉज है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर सिंपल का। ठीक है दोस्तों, यही हमारी बात हुई है आई थिंक। ठीक है, आई थिंक मैं आपको इस रूल में सिर्फ ये इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि अनलेस वाले सेंटेंसेस में भी क्या रूल लगता है, इफ़ वाला, क्योंकि इफ़ इसका मतलब क्या है, इफ़ नॉट से है। तो इसी क्लॉज में, इफ़ नॉट वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आएगा और दूसरे में फ्यूचर सिंपल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ इफ़ वाले सेंटेंसेस की सिर्फ एक ही कंडीशन बताई है मैंने आपको। एक्चुअल में इसकी 3 कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल बताया मैंने पहला कंडीशन इफ़ या अनलेस वाले में, उसी टाइप से पास्ट सिंपल और वुड शुड। ठीक है, और इसमें पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको फर्स्ट बताई है। ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट बताया कि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल होता है इफ़ वाले सेंटेंसेस में, और अनलेस वाले सेंटेंसेस का भी सेम यही टेंस पैटर्न होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है बबीता इज़ स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर। अब दोस्तों आपको यहाँ देखना है सेंटेंस में कहाँ एरर है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहाँ पे लग रहे हैं 3 कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि अगर मैं बोलता हूँ बबीता इज़ स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर के बाद में अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्गर देन, तो मैं एक लड़की का नाम लिख देता हूँ किसका, सीता का, कि बबीता इज़ स्ट्रॉन्गर। अब स्ट्रॉन्गर तो कंपेरेटिव डिग्री है, तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्गर देन सीता। अब दोनों लड़कियां हैं और दोनों रेसलर है, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ इसको मेंशन किए बिना कि बबीता इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, ऐसा भी बोल सकता हूँ उसका नाम नहीं लेके कि बबीता दोनों रेसलर्स में से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बबीता इज स्ट्रॉन्गर। तो उस कंडीशन में मैं देन का यूज़ नहीं करके मैं यूज़ करूँगा ऑफ। और अगर कंपेरेटिव डिग्री के बाद में, कंपेरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू वाला फ्रेज आता है तो हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसी कंपेरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो इस रूल को वापस से मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को पता है कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है, लेकिन अगर किसी कंपेरेटिव डिग्री के बाद में ये फ्रेज देखने को मिलती है ऑफ द टू, ऑफ द टू, और टू के बाद में क्या आएगा, कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ऑफ द टू किंग्स, ऑफ द टू रेसलर्स, तो उस कंडीशन में उस कंपेरेटिव के साथ में हम लोग देन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का। तो एक तो हमारा प्रिपोजिशन हो गया। दूसरी बात कि इस कंपेरेटिव डिग्री से पहले, दूसरी बात मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, दूसरी बात इस कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द। तो आपको ऐसा, आपको यहाँ पे एरर क्या है, देखो कंपेरेटिव के बाद में ऑफ द टू वाली फ्रेज आ रही है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, बबीता इज़ द स्ट्रॉन्गर। और स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टू के लिए कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में इसको और क्लियर कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कौन सी बुक बेहतर है, किन में से, विच बुक इज़, अब मैंने बोला विच बुक इज़ द बेटर। अभी बोला था मैंने दो के लिए हमेशा आप, दो के लिए आप हमेशा कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करोगे, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में क्या फ्रेज आ रही है, ऑफ द टू आ रहा है, ऑफ द टू के बाद में ये क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आता है, द आता है, ये भी सही है, लेकिन मेन चीज़ अपन भूल गए हैं, दो के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसमें एरर जो पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी विच इज़ द बेटर। और ये बेटर के बाद में आप समझ गए हो, बेटर के बाद में कौन सी फ्रेज आ गई है, ऑफ द टू आ गई है। ठीक है दोस्तों, और ऑफ द टू आई है तो इससे पहले द, तो दो पहले से लगा हुआ है, ऑफ ऑफ है तो ऑफ द टू बुक्स भी है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, बेटर। ठीक है दोस्तों, और ले लेते हैं। अब मैं आपको इस नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऑफ द वाला जो फ्रेज़ है, ठीक है,
ये सेंटेंस में सबसे पहले भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑफ द टू बुक्स विच इज़ द बेस्ट। तो विच इज़ द बेस्ट नहीं, विच इज़ द बेटर। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। एक तो प्रीपोजिशन के कंपैरेटिव के साथ में देन की जगह हम ऑफ का यूज़ करते हैं, एक बीच में खुद कंपैरेटिव डिग्री, और एक आर्टिकल का रूल। तो दोस्तों और उसके माध्यम से मैंने बताया कि ये जो ऑफ द टू वाला जो फ्रेज़ है, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जैसे मैंने ये इसमें स्टार्टिंग में कर दिया है, ऑफ द टू रिवर्स नहीं बोल के ऑफ गंगा एंड यमुना, ऑफ द टू रिवर्स नहीं बोल के ऑफ गंगा एंड नील। तो फिर बोल दिया विच इज़ लॉन्गर, तो दो के लिए लॉन्गर तो सही है, लेकिन ये ऑफ द टू रिवर्स की जगह इसने क्या लिख दिया है, ऑफ गंगा एंड नील, विच इज़ द लॉन्गर। तो यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड रूल है। तो दोस्तों आपको 3 रूल याद रखने हैं। ये 3 रूल कौन से हैं? एक तो आर्टिकल से रिलेटेड रूल है कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे कौन से कंपेरेटिव के साथ में, इफ़ कंपेरेटिव इज़ फॉलोड बाय ऑफ द टू। और आपको ये पूछ ले कि यहाँ क्या आएगा कि द ऑफ गंगा एंड नील, यहीं पे देन पूछ ले कि यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा या ऑफ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाएगा। और लास्ट देख लेते हैं हम लोग, लास्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द। तो दोस्तों नो सूनर वाले में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले आप ध्यान से सुनिए। नो सूनर वाले में आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन जो आता है दैट इज़ देन। अब इसको कैसे याद रखना है, तो THEN नहीं आएगा और WHEN वैन भी नहीं आएगा, ये एरर्स में दिए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि नो सूनर के साथ में देन आएगा, THEN नहीं आएगा। इसको कैसे याद रखना है, तो सून के साथ में सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और अभी अपन ने देखा था कंपैरेटिव डिग्री के साथ में THAN आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप इसको याद रखोगे। दूसरी बात है कि जिस क्लॉज में नो सूनर होगा, ठीक है, जनरली स्टार्टिंग में ही होता है, तो नो सूनर वाले जो क्लॉज में होगा वो हमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इन्वर्जन का मतलब नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर हमारा सब्जेक्ट होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं वी हैव नो सूनर, और नो सूनर के बाद में इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, ठीक है, देखने को मिल रहा है। द रैबिट केम आउट ऑफ द बुश वैन। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे कि वैन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे देन। और देन कौन सा, ये वाला देन भी नहीं, वी विल यूज़ THAN। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने 2 चीज़ आपको बताई है, नो सूनर आया, नो सूनर वाले क्लॉज में एक तो इन्वर्जन होना चाहिए, तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं इन्वर्जन नहीं है, इन्वर्जन नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात देन, तो देन है हमारे पास में, और ये नो डाउट THAN वाला देन है क्योंकि यहाँ सूनर है। तो दोस्तों इम्प्रूव कैसे करेंगे, इम्प्रूव ऐसा करेंगे कि पहले इसको हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, इट शुड बी करेक्ट वर्ब, नो सूनर हैड बी, ठीक है, नो सूनर हैड बी विल बी द करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे इसी पैटर्न पे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। नो सूनर ही हैड लेफ्ट द प्लेस देन द फायर ब्रोक आउट। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे कि नो सूनर आया है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन अगेन फॉलो नहीं किया गया है, नो सूनर हैड ही। और देख लेते हैं दोस्तों कंजंक्शन देख लेते हैं, तो कंजंक्शन बिल्कुल सही यूज़ किया गया है, दैट इज़ देन। THEN या WHEN यूज़ नहीं किया गया। आपका पहला काम यही होना चाहिए, अगर आपके एग्ज़ाम में नो सूनर वाला क्वेश्चन आया तो आपको पहले देखना है THEN तो है, और दूसरा देखना है कि यहाँ पे इन्वर्जन है या नहीं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इस चीज़ का इन्वर्जन का आप विशेष कर ध्यान रखें। और बढ़ते हैं लास्ट हमारे पास में आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल है आपके लिए दोस्तों, स्पेशल है, बच्चे उलझे हुए रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखो आप, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सिस्टर इन लॉ, यह आपने देख ही लिया होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है दोस्तों। तो ब्रदर इन लॉ वाले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, बच्चे एरर करते हैं। तो बच्चे एरर करते हैं तो करते हैं, कभी तो यहाँ से ऐसे हटा के कहाँ लगा दिया, एपिस्टोपी के साथ में यहाँ लगा दिया, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि यहाँ था, उसको हटा के यहाँ लगा दिया। तो दोस्तों बात ये है कि ये इनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, और कंपाउंड नाउन के लिए जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा सन इन लॉ, इसी पे आपको सीखना है। अगर मैंने आपको सन इन लॉ लिखा
तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को इसका प्लूरल बनाना है, प्लूरल, तो मैं लगाऊंगा SONS, सन्स इन लॉ, मतलब बहुत सारे सन इन लॉ या साले या जीजा हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं अगर जैसे बात करता हूँ कि मेरे को इसका मीनिंग बनाना है कि सन इन लॉ का मतलब पजेसिव नाउन, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा सन इन लॉज, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये दो चीज़ें हैं कि ये तो पजेसिव नाउन है, तो पजेसिव नाउन में हम लोग क्या करते हैं, पजेसिव नाउन को बनाने के लिए हम लोग लास्ट में एपिस्टॉपे के साथ में एस लगाते हैं, इसका मतलब होता है का के की, ठीक है। सन इन लॉ का, सन इन लॉ की, ठीक है। ये मेन जो आपका नाउन था, कंपाउंड नाउन, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इसका पजेसिव बनाना है तो लास्ट वाले वर्ड के साथ में एपिस्टॉपे के साथ में एस लगाते हैं, और अगर इसका प्लूरल बनाना होता है, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सर क्या करते हैं, रूट वर्ड में, रूट मतलब रूट वर्ड क्या है, सन है, तो यहाँ पे हम लोग ने इसको प्लूरल बनाया है। तो ये सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है कि कहाँ आपके सेंटेंस में आपको प्लूरल बनाने के लिए कहा गया है, तो प्लूरल बनाने के लिए आप यहाँ एस लगाओगे, और अगर एपिस्टॉपी का काम पड़ रहा है तो यहाँ लगानी है। तो अब देख लेते हैं अपन इसको क्या है। अभी मैंने आज ही मैंने आपको बताया था कि ऑल के बाद में या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है, ऑल द फर्नीचर्स, या फिर क्या आएगा, अनकाउंटेबल। जो फर्नीचर्स वाला जो गलत था, तो फर्नीचर्स प्लूरल नहीं है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे यहाँ कौन सा केस है, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन ही है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल आने के लिए ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज होना चाहिए, तो ये एस हटाएंगे और हम लोग यूज़ करेंगे ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। और दूसरा देख लें, द मदर इन लॉज, दूसरा अगर हम लोग देख लें, द मदर इन लॉज क्या बोल रहा है मदर इन लॉज के बारे में, मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर, मतलब इकट्ठा हुई, सारी सासें इकट्ठा हुई, तो सारी सास इकट्ठा हुई तो ऑल या द मदर्स इन लॉज, द मदर्स इन लॉ गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टन फैमिली इश्यूज, ठीक है दोस्तों, दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट, मतलब मिलके ऐसे फैमिली इशू पे डिस्कस किया जिनको शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि डिस्कस अबाउट भी नहीं आया था, डिस्कस के साथ में जो आता है नो प्रिपोजिशन होता है, डिस्कस ऑन, ओवर, अबाउट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने प्रिपोजिशन की वीडियो देखे होंगे तो मैंने ज़रूर आपको नो प्रिपोजिशन वाली वर्ब्स बताई होगी। नो प्रिपोजिशन में मतलब अटैक हो गया, इन्वेड हो गया, डिस्कस हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, ठीक है दोस्तों, एंटर है आपके पास में, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आज का दोस्तों यहीं तक था वीडियो, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक चीज़ उपलब्ध करा दी है कि ये चीज़ आप इन नाउन के साथ में भी कर सकते हो। जैसे ये अब देखो प्लूरल बनाना है तो हम लोग इसमें एस लगाएंगे, तो ये एस लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। हैंगर ऑन, हैंगर ऑन का मतलब होता है दोस्तों डिपेंडेंट, आश्रित जो होता है, आश्रित जो होता है या डिपेंडेंट होता है उसको हैंगर ऑन बोलते हैं, तो इसमें भी हैंगर्स किया है ऑन, ठीक है। कमांडर इन चीफ भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो कमांडर इन चीफ में हम लोगों ने कमांडर्स किया है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, इसका प्लूरल बना रहे हैं। अगर पजेसिव केस बनाते डॉटर इन लॉ का, तो हम लोग एपिस्टॉपी लगा के एस लगाते, और वो भी कहाँ पे, यहाँ पे। कमांडर इन चीफ का तो या का ये, लेकिन ये क्या बना रहे हैं हम लोग, प्लूरल बना रहे हैं दोस्तों। ब्रदर इन लॉ मैंने आपको बता ही दिया, ब्रदर्स हो गया। पासर्स बाय का मतलब होता है दोस्तों राहगीर, ठीक है, वहाँ से गुजरने वाला राहगीर, तो पासर बाय का क्या हो गया, पासर्स बाय, ठीक है। लुकर ऑन, तो लुकर ऑन का मतलब है वहाँ देखने वाला, राहगीर तो वहाँ से गुजरने वाला और वहाँ खड़े होकर देखने वाला, लुकर ऑन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लुकर्स ऑन। और लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, तो दोस्तों इनमें रूट वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ बुक केस, तो बुक केस में बुक्स केस नहीं होगा, बुक केसेस होगा, प्लूरल की बात करें, ठीक है। और बुक केस का होता, अगर इसकी पजेसिव केस की बात करें तो बुक केसेस, फिर कौन सा केस आता, या उसमें यूज़ किया जाता द केस ऑफ द बुक, द केस ऑफ द बुक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा, इनमें ये रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड जरूरी नहीं है कि आगे ही हो, हम लोगों को ऐसे वर्ड्स देखे हुए होने चाहिए जहाँ पे रूट वर्ड क्या है। जैसे सन, तो यहाँ पहले सन इन लॉ में पहले सन जो वर्ड था वो था रूट वर्ड, ठीक है। यहाँ कास्ट अवे, अब कास्ट अवे के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, कास्ट अवे के लिए यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे कास्ट अवे नहीं करना, यहाँ पे यूज़ करना कास्ट अवेज। और दोस्तों कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, तो कास्ट अवे का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो जिसकी पूरी शिप डूब गई है,
ठीक है। शिप जो है डूब गई है और वो एक अनजाने से आइलैंड पे आके रह गया है, एक अनजाने से आइलैंड पे अकेला रह गया है, दैट इज़ कास्टवे। ठीक है, तो कास्टवे का प्लूरल क्या हो जाएगा? कास्टवेज। तो मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। और लास्ट जब जो हमारे पास में है वो हॉर्स रेस है, तो हॉर्स रेस का प्लूरल क्या हो गया? हॉर्स रेसेस। हॉर्सेस रेस नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो। और आज जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, 5 तो कॉन्सेप्ट बताए हैं और एक मैंने आपका ये नाउन का कॉन्सेप्ट बताया, मतलब टोटली 6 कॉन्सेप्ट बताए हैं। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, इसको नोटबुक में लिख लो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब बताए तो मैंने आपको 5 ही है, लेकिन उनके अंदर अंदर मिक्स कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एक में आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, आर्टिकल से रिलेटेड, कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड और प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो ऐसा कुल मिला कि ये आपने आज लमसम 10 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आएंगे। जैसे कि आप थंबनेल पे देख सकते हो, हर शिफ्ट में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और आप अपनी तैयारी करते रहें। आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। जिनका 4 को एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर करें। ठीक है, मन में किसी टाइप की टेंशन नहीं रखें। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है, उनको रिवाइज़ करें टाइम पे। ठीक है, अभी है आपके पास में 2 दिन है, तो आप अच्छा सा उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ इसकी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।